बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पर दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग। अगर टॉपिक से स्टार्ट करें तो पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बेसिकली एटम है क्या, तो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमने मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है? हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होता है, अपना मास होता है और क्या है, कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब कि वो क्या है, कोई स्थान घेरती है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? उसको मैटर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोगों को पता है, जैसे टेबल की बात करें, इस मार्कर की बात करें, तो ये जो मार्कर है इसका क्या है, कुछ मास है, यानी किसी मटेरियल से बना हुआ है, और दूसरा क्या है, अगर मैं इसको कहीं पे रखता हूं तो ये क्या है, स्थान घेरती है। ठीक है, यानी इसका कुछ वॉल्यूम है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैटर। ऐसे आप बहुत सारी चीजों को मैटर बोल सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, मैटर। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, साइंस डेवलप हुआ, तो वैसे वैसे क्या हुआ, साइंटिस्ट जो थे उनके मन में एक सवाल आया कि अगर हम क्या करें, मैटर को डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैटर को डिवाइड करते रहे। तो हमारे पास जैसे कि क्या है, एक सपोज एक पेज है, तो पेज को मैंने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा हमको, इतना पीस मिलेगा, इतना टुकड़ा मिलेगा। फिर इसको डिवाइड किया, इतना टुकड़ा मिलेगा। फिर इसको डिवाइड किया, ऐसे करके बहुत ही पतली क्या हमारे पास स्लाइस आगे पेपर की। अगर मैं इसको भी क्या है, डिवाइड करते रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये क्या है, डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब क्या नहीं हो पाएगा, डिवाइड। यानी अगर मैं किसी मैटर को डिवाइड करता चलूं तो एक ऐसा टुकड़ा आएगा जहां जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। उस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम आपको पता लग गया होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को हम एटम बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, एटम बेसिकली कैसे होते हैं, तो हम एटम को स्फेरिकल मान लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो ये मैटर बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये वाला जो मैटर बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, बहुत सारे स्फेरिकल छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है। और इस स्फेरिकल यूनिट्स को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब आप मेरे से पूछो, क्या ये एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन हम किसी केसेस के लिए हम क्या है, स्फेरिकल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे करके ये छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है, उसी को क्या बोल देते हैं, एटम बोलते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली क्या होता है ना, जब क्या होता है, कुछ एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जब कुछ एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जो कुछ ग्रुप बनता है एटम्स का, तो उसको मॉलिक्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर मैं कहूं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो तो एटम है, लेकिन एटम से थोड़ी सी बड़ी यूनिट, यानी एटम का ग्रुप ज्वाइन होकर बना है, तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। एक और आपको बात बताना चाह रहा हूं, इसमें क्या है, एटम क्या है, बेसिकली ज्यादातर जो मैटर होता है उसका जो एटॉमिक फॉर्म होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो मैटर होता है, ज्यादातर मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एटम क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसके एटम भी एग्जिस्ट करते हैं, सिंगली एटम एग्जिस्ट करते हैं। और बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसके सिंगली क्या है, एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे होगा समझ में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपको एटम की डेफिनेशन पूछ लूं तो क्या है, तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, ठीक है, जिससे वो बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे एटम से बनकर पूरा क्या है, मैटर बना। अगर मैं क्या है, कुछ एटम्स को ज्वाइन कर दूं, कुछ एटम्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो एक नई यूनिट बनती है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। ज्वाइन होने को क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं, कंबाइन। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। किस टाइम पे होता है, केमिकल रिएक्शन के। तो एक साइंटिस्ट है हमारे पास, उनका नाम था एंटोनी एल लिवाइजर। एंटोनी एल लिवाइजर, ठीक है। इसने कहा कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे ना, तो उसके दो लॉ होंगे। इसने उस लॉ को बोला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसने कहा जब भी कंबाइन होंगे तो उसके लिए दो लॉ लगेंगे। पहला लॉ लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसमें दूसरा लॉ लगेगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बेसिकली है क्या, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको बताते हैं, थोड़ा समझाते हैं, ठीक है।
सपोज हमने क्या किया, हमने दो सब्सटेंस लिए ए और बी, और इनके बीच में रिएक्शन हुई और हमारे पास जो सब्सटेंस बना वो बना सी। क्या बना? सी। तो ये क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शन होगी। सपोज मैंने जो ए वो था, मतलब जो ए सब्सटेंस था उसको मैंने 10 ग्राम लिया, और जो बी है उसको क्या लिया? 20 ग्राम लिया। तो इस लॉ के हिसाब से, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कितना बनना चाहिए? 10 + 20 कितना? 30 ग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, जब रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट थे उनका जो सम था 20 + 30, 20 + 30 था, पहले जो सम था वो कितना था? 30 था। और रिएक्शन होने के बाद भी कितना है हमारे पास मैटर? 30 ग्राम है। तो पहले भी 30 ग्राम था, अब भी 30 ग्राम है। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन में सिर्फ कन्वर्जन हुआ है, कोई मास क्रिएट नहीं हुआ। कोई मास क्या नहीं हुआ? क्रिएट, क्योंकि पहले भी 30 ग्राम था, अब भी 30 ग्राम है। आ गया होगा समझ में? तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट वो हमेशा ना मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं और इस साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। तो इनका जो मास का सम होता है वो प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। आ गया होगा समझ में? तो इस वाले क्या है, आप क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन जो एक्चुअल जो हमारी कोई स्टेटमेंट होगी वो ये होगी। समझ आ गया होगा? ठीक, बोरिंग तो नहीं हो रहा है? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका एक एग्जांपल बताओ। जैसे सपोज हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? H2O, ये बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं ये क्या है भाई? ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म है, और ये क्या है? ये ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म है। तो क्या हुआ? एलिमेंट क्या हुए? कंबाइन हुए। एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना दिया इन्होंने? कंपाउंड बना दिया। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड में H2O का मतलब क्या हुआ? इस कंपाउंड में दो एलिमेंट्स है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। अगर मैं हाइड्रोजन का मास देखूं, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम। तो दो हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? 2 ग्राम हो जाएंगे। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। किसका रेशियो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। किसका रेशियो है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी अगर मैं कहूंगा कि H2O, जब भी H2O फॉर्म होगा तो वहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा? रेशियो होगा, यानी प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा फिक्स होगा, 1:8 रहेगा बाय मास। मतलब अगर मैं 1 ग्राम क्या है हाइड्रोजन लेता हूं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर मेरे पास है तो मेरे को 8 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तब अगर मैं उनको कंबाइन करूंगा तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये हमेशा रेशियो फिक्स रहता है। एक का अगर 2 ग्राम कर दूं तो 8 का भी 2 गुना कर देंगे, 16 ग्राम। अगर क्या है हमारे पास हाइड्रोजन 2 ग्राम चाहिए तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 16। अगर हाइड्रोजन इसको 3 टाइम्स कर दूं, अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो जाए तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये भी 3 टाइम हो जाएगा, 8 3 24, 24 ग्राम हो जाएगा। तो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? रेशियो हमेशा फिक्स। समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि इन अ केमिकल कंपाउंड the element are always present in definite proportion by mass। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? रेशियो। आपको दोनों लॉ समझ आया? ठीक है, थोड़ा अगर फास्ट हो गया, समझ नहीं आया, वीडियो फिर से देखना, अगर आ गया तो